मोलर कंडक्टिविटी का जो फार्मूला था वो मैंने कर लिया था है? हाँ वही मतलब। देखो, हमने कहा था कि जो मोलर कंडक्टेंस होता है इसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ आपका यूनिटी हो जाएगा तो आपका जो मोलर कंडक्टेंस है वही क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो मैंने ये बोला था कि कंडक्टिविटी को आप कापा से रिप्रेजेंट करते हो, और इसमें मैंने कहा था कि आपका जो था 1000 ऊपर क्या आ रहा था, मल्टीप्लीकेशन में आ रहा था, और नीचे क्या आ रहा था बोलो, मोलरिटी। यही तो आ रहा था, है कि नहीं? ये चीज हमने आपको डिफाइन कर, और मैंने आपको ये बोला था कि अगर आपका जो है जो मोलरिटी है इसको आप रिप्रेजेंट करते हो एम से, अगर ये सारी वैल्यूज ये लीटर में हो जाए, ठीक है, यानी मालूम किस में हो जाए, लीटर में हो जाए, और मोल आपका 1 है ही है, तो 1 मोल पर लीटर अगर ये हो जाए तो हमारा ये चीज जो होगा वो ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ रही? तो अगर ये यूनिटी हम बना देते, क्लियर। अब यहाँ पर हमने आपको ये बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू दिस। ऐसे ही एक टर्म और हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो हमारा होता है क्या, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट, क्या, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हालांकि एनसीईआरटी में ये आपका गिवन नहीं है, हो सकता है न्यूमेरिकल इस पर कहीं ना कहीं बना दें, इसकी हम बात करेंगे। अच्छा, इसकी यूनिट आप निकाल लोगे? अगर इसकी यूनिट की बात किया जाए, यहीं पर कर लो, यूनिट ऑफ लेमडा। तो जरा ये बताओ कि इसकी यूनिट क्या होती थी? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर वॉल्यूम को हम लोग किस में लेते हैं? एमएल में लेते हैं, ठीक। 1000 यूनिटलेस वेरी वैल्यू है। मोलरिटी की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर, या वॉल्यूम अगर एमएल में लेते हो तो इसका भी यहाँ पर जो मोल अपॉन वॉल्यूम होगा भी, उसको आप क्या ले सकते हो? सेंटीमीटर क्यूब में, क्लियर। तो जब इसको आप ऊपर ले जाओगे यूनिट के लिए, तो ये तुम्हारा हो गया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा एज इट इज, क्योंकि इसके नीचे है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? सेंटीमीटर क्यूब। और मोल को जब ऊपर ले जाओगी तो क्या हो जाएगा? ये मोल इनवर्स हो जाएगा। तो अब इसकी जो यूनिट होगी, अगर वॉल्यूम एमएल में है तो ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक। ये आपका हो जाएगा। अब अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं कुछ यूनिट का कन्वर्जन, अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर आप कह सकते हो क्या, अगर मैं बात करता हूं कि 1 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर है ना, तो 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर 100 का स्क्वायर, यानी 10 की पावर क्या, 4, क्या,
साइमन सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल क्या, इनवर्स, ऐसे हो जाएगा। और अगर यहां पर मैं ये लिखना चाहूं कि 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी क्या, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये कन्वर्जन भी आप ध्यान रखेंगे यूनिट के बेस पर, मे भी न्यूमेरिकल में कहीं इसको भी देखने को आपको मिले। ठीक है, उतार। दूसरी एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि इसको जब और सॉल्व करोगे तो लेमडा एम जो हमारा है वो कापा इंटू बी हो जाएगा बाय लूम। ठीक है, ये फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है। यानी एक और यहां पर इंटरप्रिटेशन आपको ध्यान रखना है कि जो लेमडा एम होता है वो कापा इंटू क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, कि कितना आपने उसका वॉल्यूम किया हुआ है। अभी आगे डीवाई हकेल में इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इतनी चीजें मोलर कंडक्टिविटी से आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं किस पर, अगला आपका आर्टिकल लेमडा इक्यूबीटी, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। यहां क्या डेफिनेशन आएगी इसकी, जैसे याद करो हमने कहा था कि कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाई 1 मोल, वो क्या होता था, वो मोलर कंडक्टिविटी होती थी। ऐसे ही किसी भी आयनिक सॉल्यूशन का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाई 1 इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोवाइड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, दिस। अब ध्यान से देखो कि अगर इसको मुझे फार्मुलेट करना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेमडा इक्विविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कापा अगेन अपान क्या होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और आपको जब रिडक्स मैंने पढ़ाया था तो इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकलता था, ग्राम अपान उसका इक्विवेलेंट वेट, यही तो करते थे आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा अपने मूल कंसेप्ट से तो हमें क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखो। देखिए हमें मालूम है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो डिजॉल्व है, और अपान उसका क्या होगा, ईएम। ईएम समझ रहे हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फिर अब अगर इसको कोरिलेट करोगे आप इसको, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और नॉर्मेलिटी के इक्वेशन में नॉर्मेलिटी का जो फार्मूला था वो हमारा क्या होता था, याद करो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कौन सा, दिस, अपान क्या करते थे आप, इलेक्ट्रोलाइट लिख लो इसको, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हम इसकी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। और यहां क्या करते थे आप, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन बोलो लीटर, ये हम लोग करते थे। तो अब जो नॉर्मलिटी को यहां से अगर मैं इसको इस पर रख के देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ग्राम ऑफ, अब मैं सोल्यूट बार बार लिखूंगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सोल्यूट है हमारा, अपान इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो कैसे निकलेगा, फार्मूला मास अपान इसका बैलेंसी फैक्टर सिखा चुका हूं, और इनटू क्या, वॉल्यूम आपको अक्सर किस में दिया रहता है, एमएल में। तो अगर ये आपका वॉल्यूम
इन ml में हुआ, तो यहां आप क्या करोगे, 1000 से ऐसे करोगे। अब जरा ध्यान से देखो आप कि ये चीज आपका क्या है, बैलेंसिंग फैक्टर ऊपर कर दो। तो बैलेंसिंग फैक्टर जब ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम और एब्सोल्यूट अपन क्या हो गया, फार्मूला मास, और इनटू क्या, वॉल्यूम इन ml में ही रखो अभी, और इनटू क्या, बैलेंसिंग फैक्टर, इनटू क्या, 1000। यही तो हम लोग करेंगे। अब इसमें आपका क्या मिल गया, ये हो गई तुम्हारी नॉर्मलिटी। ये चीज इतनी क्या है, ये चीज क्या है, ये और दिस क्या है, मोलरिटी। तो इसका मतलब नॉर्मलिटी इक्वल टू हमें मालूम है क्या, मोलरिटी इंटू इसका क्या, बैलेंसिंग फैक्टर, नॉर्मलिटी, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर। क्योंकि यहां पर मैंने क्या बोला, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाई वन इक्विवेलेंट, वन इक्विवेलेंट, और वन इक्विवेलेंट कहाँ है हमारा, अगर 1 लीटर में है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी नॉर्मलिटी हो गई। तो यहां पर इस फार्मूले को हम यहां से चेंज कर सकते हैं क्या, लेमडा इक्यूबीटी इक्वल टू कापा बाई क्या, नॉर्मलिटी, हम ऐसे ले सकते हैं। और नॉर्मलिटी जब ऐसे लगी तो आपका क्या बन गया, लेमडा इक्यूबीटी इक्वल टू कापा इंटू 1000, जैसे उसमें जा रहा था ऊपर, ml में है तो 1000 ऊपर हो गया, अपन क्या हो गया, इसका नॉर्मलिटी हो गया। अब यहीं से अगर मैं डाइवर्जन कर दूं इस वाले फार्मूले पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिलेशनशिप भी यहां से मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब लेमडा इक्विबिलिटी इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, ये हमारा फार्मूला तैयार हुआ। मोलरिटी के टर्म में अगर हम इसको लेना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, लेमडा इक्विबिलिटी इक्वल टू कापा अपॉन, यानी 1000 अपॉन क्या कर दे, मोलरिटी इंटू क्या, बैलेंसिंग फैक्टर, क्लियर, यही तो नॉर्मलिटी हो गई। अब जरा ये चीज देखो क्या है आपका, ये आपका क्या है बोलो, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस इनटू क्या इसका, बैलेंसिंग, यानी कुछ नहीं करना है आपको। हाँ हाँ, तो यहाँ पे यानी गलत, ठीक तो है यार, मोलरिटी इंटू 1/, 1/, यानी कहने का मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी को अगर बैलेंसिंग फैक्टर से आप डिवीजन कर दो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्या मिल जाएगा, क्लियर। और अगर बैलेंसिंग फैक्टर 1 है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे NaCl इलेक्ट्रोलाइट, NaCl का बैलेंसिंग फैक्टर कितना है, 1, क्लियर। कैसे, NaCl कैसे देखते हो आप, Na+Cl-, तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन Na+ है, और इसके बाद टोटल चार्ज कितना कैरी हो रहा है, तो केटाइन के द्वारा टोटल चार्ज जो कैरी होता है वही तो उसके साल्ट का क्या होता है, बैलेंसिंग फैक्टर। तो यहाँ पर NaCl के लिए जो मोलर कंडक्टेंस होगा वही उसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्योंकि बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, 1 है उसका। इसीलिए एनसीईआरटी में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात नहीं की गई है, किसकी बात की गई है, मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। कोई दिक्कत किसी को इस फार्मूले में, केवल और केवल सिंपल सा मोल लगा है, बस मोल कंसेप्ट। हाँ, क्योंकि इसको हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को निकाला ना, नंबर नॉर्मलिटी के टर्म में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे आएगा, हाँ, किससे,
अरे फिर से कर लो यार, अगर कंफ्यूज हो रहे हो। देखो, इधर वाला मिटा दो क्या, उतारोगे तुम? ये क्या कर रहे हो, लिख रहे हो उतारो? इधर वाला, चलो अच्छा पहले उतार लो फिर देखते हैं। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री तो बिल्कुल अपने हाथ में है ना, फार्मूले पे चलना है, सीधी सी बात है। यहाँ एक चीज कर सकते हो, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन एनर्जी। हाँ वही चीज, क्योंकि 1000 से हमने कन्वर्ट किया ना इसको, इसमें बी, बी जो है वो एमएल में। कहाँ से आया, आप समझ रहे होंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी के फार्मूले से यहां से ले सकते हो आप। देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट, तो यहाँ आप क्या पाओगे, देखो, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल, और अपान क्या 1000, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल अपान 1000। तो 1000 कहाँ हो गया, ऊपर चला गया, और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल नीचे रह गया। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल कर। तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी क्या होगा, वॉल्यूम इन एमएल। अगर वॉल्यूम इन लीटर होता तो, हाँ, अरे यार गड़बड़ मत कराओ, गड़बड़ मत कराओ भाई। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हम कोरिलेट किए। अरे भाई, नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी इंटू क्या करोगे, मालूम करोगे इन एमएल में, तभी तो मिलेगा मोल। तो सी मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन किस में लेते हो, तब। तो हमने क्या कहा है, हम मोल के टर्म में लेके चल रहे हैं, तो वो कंसंट्रेशन ही तो बनाएगा बाद में। कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाई 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। आप सीधा सीधा कंफ्यूज मत होइए, मोलर कंडक्टेंस मतलब कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाई 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मीन्स कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाई 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब 1 इक्विवेलेंट 1 मोल लाने के लिए मोलरिटी और वॉल्यूम का हमने यहाँ पर सहारा ले लिया। अरे सीधा सा फार्मूला है मोलरिटी के फार्मूला, तभी तो आप नंबर ऑफ मोल पाओगे, और मोलरिटी को ही तो कंसंट्रेशन कहते हैं। तो इसलिए कापा अपान कंसंट्रेशन कर दिया उन्होंने। चलिए, अब यहां पर कोई कंफ्यूजन, सीधा सीधा तुमसे पूछे मोलर कंडक्टेंस क्या है, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोवाइड होगा वो उसका मोलर कंडक्टेंस। अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलरिटी से जब इसको कोरिलेट करोगे, तो मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपान वॉल्यूम इन लीटर। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। और मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल में रहता है, तो उसको 1000 से क्या कर दोगे, डिवीजन कर दोगे। यानी मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल बाई 1000 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। और इसीलिए आपका 1000 ऊपर चला जाएगा और मोलरिटी इंटू वॉल्यूम एमएल में नीचे रह जाएगा, बस। कल वाले फार्मूले में देखो वॉल्यूम था नहीं था उसमें, उस वाले फार्मूले में जो मैंने कराया था इसके पहले, वॉल्यूम था यहाँ पे। हाँ वही चीज, क्योंकि वहां से मैंने डिराइव करके किया था। चलो, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए।
दूसरी चीज, एनसीईआरटी में जो इंटेक्स्ट प्रॉब्लम है उसे करते समय एनसीईआरटी के तरीके को नहीं यूज करेंगे। तरीका कौन अप्लाई करेंगे? जो हमने पढ़ाया है। आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल को लगाने के 52 तरीके सिखाएंगे, तो उस पर आपको नहीं जाना है। हमारे तरीके को फॉलो करेंगे, आंसर आएगा आपका। ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। कंसंट्रेशन, ध्यान से देखो आप, ये कह रहा है कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, इनका दोनों का जो वेरिएशन है कंसंट्रेशन के साथ इलेक्ट्रोलाइट के, वो हम कैसे एक्सप्लेन करें। तो आप समझो कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में कंडक्टेंस किसकी वजह से होता है, तो आप बताते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन। तहरीन एक दूसरे को एक्सप्लेन करना है तो मैं बंद कर दो, आ जाओ। है क्या बात कर रही है, हमें भी एक्सप्लेन करो। हाँ, मतलब हम क्वेश्चन करा रहे हैं इसीलिए पीछे रह जाते, दूसरा कोई लॉजिक। हर काम समय से नहीं करते, जिस समय जो काम करना चाहिए वो नहीं करो। तो बायोलॉजी पढ़ो बैठ करके, अभी बायोलॉजी क्वेश्चन करो। फिजिक्स जब चले तो इतिहास पढ़ा करो, जब फिजिक्स चला करे तो इतिहास पढ़ो। बायोलॉजी चले तो केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री चले तो बायोलॉजी पढ़ो। सारा काम उल्टा किया करो, और उसके बाद नंबर फिर क्या आ जाएंगे, बिलो 600। फिर अगली साल बैठ जाना क्लास में, फिर कहानी करना है? अपने में चेंज नहीं करते हो तुम लोग, सबसे बड़ी समस्या ये है। सिलेक्शन ना होने का 110% राज यही है कि आप फॉलो नहीं करना चाहते हो। जो चीज बताया जाएगा सुनबे नहीं करोगे। कोई डिस्कशन करना है मेरे से करो, हम देखें आप कितने बड़े काबिल हैं। यहां डिस्कशन करिए ना खुले मंच पर। आप धीरे धीरे कान में एक दूसरे से क्या बात कर रहे हो, क्या एक्सप्लेन कर रहे हो उसको, ना तो तुम उसको समझा पाओगी और ना वो तुम्हें समझ पाएगी, और समय दोनों का क्या होगा, बर्बाद होगा। है, और हमारा भी ध्यान भटकेगा कि तुम क्या कर रही हो। समझ में आया? इसलिए रिपीटर क्लास में बिल्कुल अलर्ट होके बैठो, नहीं झापड़ भी खा सकते हो। झापड़ समझते हो? हाँ। तो इसीलिए हम इस टेबल पर इसीलिए बैठे हुए हैं, अदरवाइज हम भी काउंसलिंग का मजा ले रहे होते। हम इस टेबल पर क्यों बैठे हैं, क्योंकि साथ समय हमने वो बात की ही नहीं। जिस समय जो बात करनी थी हम उस समय बात नहीं करते। सोने के समय पढ़ते हैं, पढ़ने के समय सोते हैं। है, तो आप जब उसको फॉलो ही नहीं करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन कहां से हो जाएगा, संभव ही नहीं है। एक आध दो जन्म और ले लो, ऐसे बनते रहना डॉक्टर। डॉक्टर बनना खेल है क्या? कैसे हो जाओगे, इतने स्कोर जा रहे हैं 650, 620, तो आप 580, 85, 90 लेकर के फिर ताली बजाते रहना, अरे 10 नंबर तो बढ़ गया मेरा इस बार। उस 10 नंबर बढ़ने का कोई फायदा हुआ आपका? आप तो जहां थे पिछले की पिछले वहीं अभी खड़े हो। सिलेक्शन नहीं हुआ, भले 1 नंबर से रुका, उसका मतलब क्या हुआ कि आप फेल हो गए। फिर जाओ 1 साल तैयारी करो। तो इसीलिए जिस समय जो बताया जाए उस पर सेंट्रलाइज रहिए एनसीईआरटी की लाइनों के साथ, तब तो कुछ होगा। और नहीं क्या होगा, तो फिर आप ताली बजाते रहिए हर साल। एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे दूं, बहुत ही बेस्ट स्कॉलर था हमारे यहाँ का, सौरभ। ठीक है, सौरभ कहाँ चला गया वो? अब ना वो डॉक्टर हो पाएंगे, और मैं अपने मुंह से कुछ बोलना नहीं चाहता कि मेरे मुंह की बात सही हो जाती। यूपीएससी इतना छोटा सा गेम है, आप ऐसे जाओगे ऐसे पकड़ के बस उठा लोगे। आईएएस बनना इतना आसान है। इंटर के बाद आप अपने लेवल का कंपटीशन तो क्रैक नहीं कर पाए, और चले हो पहाड़ उखाड़ने।
यानी जो इंटरमीडिएट में आप 11-12 से 2 साल लगातार पढ़ रहे हो, उस पर आपको परफॉर्मेंस आपकी नहीं आ पा रही है और आप सोच रहे हो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा। हाउ इट इज पॉसिबल? आप जिस कंपटीशन के लायक हो उसको तो क्रैक नहीं कर पा रहे और सोच रहे हैं आईएएस बन जाएंगे। बन जाओ आईएएस। कौन बनता है आईएएस? जो अपने लाइन में पढ़ने वाले सारे कंपटीशन को रगड़ते हुए आता है, वो बनता है। हाँ, ये नहीं कि पता लगा कि हम असफल हुए, कहीं ना बेका छोड़ो, ये हम चल फल। गेम और लक्ष्य बदलने वाला जीवन में कभी सफल नहीं होता है। एक बार लक्ष्य को टारगेट करो और फिर उसके लिए लगातार प्रयास करो जब तक कि फाइनल हो न जाए। और अगर आपने बीच बीच में चेंज किया, आप सोचो सौरभ क्या कर रहे हैं, यूपीएससी तैयारी शुरू कर दिया। इतना शार्प स्टूडेंट नीट का कि शायद अगर वो पिछली बार बैच में रहा होता तो इस बार वो कम से कम 670 नंबर लेके आता, हाईएस्ट स्कोर होता। लेकिन उसके गार्जियन बेवकूफ और लड़का सुपर बेवकूफ। क्यों? क्योंकि पिछली बार घर बैठ गए। जबकि मैंने कहा कि अगर आपने हेलो डॉक्टर में कदम रख दिया है तो हमारे साथ चलते रहो। और मैं आपको बता दूं, अभी भी पिछले बैच के जो बच्चे धुरंधर थे घर बैठे हैं, अगर सिलेक्शन ले लेंगे तो मुझे बोल दो, 110% मैं गारंटी लेता हूं नहीं सिलेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्लास बेवकूफों वाली क्लास है। यहां पर रोज आपको पॉलिश आउट किया जाता है कि आप पर जंग न लगने पाए। आप सीखो यहां पर, और जो क्लास से बाहर है उसका सिलेक्शन कैसे होगा? यही नहीं, लंदन चले जाएं तैयारी करने के लिए, नहीं हो सकता। क्योंकि सिलेक्शन उसी का होता है जो प्रयास सही समय पर सही तरीके से करता है, और लक्ष्य बदलने वाला कभी सिलेक्ट नहीं होता है। और वो बच्चे जो 1 साल गैप कर लेते हैं, वो मारे शर्म के मेरे पास नहीं आते, कह रहे सर क्या बोलेंगे, सर क्या बोलेंगे। हम तो बहुतों डॉक्टर और इंजीनियर बनते हुए देख रहे हैं, हर साल जा रहे हैं, हम क्या बोलेंगे? हमारा तो काम है पढ़ाना। यहाँ से बहुत लोग बन के चले जाएंगे और बहुत लोग क्या हो जाएंगे, लाखैरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद अपना ट्रैक चेंज कर लेंगे, कहीं हम यूपीएससी की तैयारी करब, हम फलानवा की तैयारी करब। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए जब जिस समय क्लास चल रही है और कोई भी टीचर डिस्कस कर रहा है, पिन साइलेंट क्लास होनी चाहिए और बिल्कुल फोकस होना चाहिए इस पर कि बात हो क्या रही है। देखो, दोनों चीजें अभी हमने बताया, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, दोनों ही कंसंट्रेशन पर अलग अलग सवाल देंगे अभी। और अगर तुम्हें आता है तो एक्सप्लेन करो कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन से क्या रिलेशन, बताओ। चलो मैं पूछता हूं, पूछता है भारत, जवाब दीजिए। अगर आप उसको एक्सप्लेन कर रही थी तो आप इसको एक्सप्लेन करें, जो सामने फ्रंट पे लिखा हुआ है। कौन एक्सप्लेन कर सकता है कंसंट्रेशन का कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन? बताओ। हाँ, काहे है? और यहीं से डीवाई हैकेल थ्योरी शुरू हो जाती है, यहीं से डीवाई हैकेल थ्योरी की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए, आपको नहीं आ रहा है, ऐसे 560 558 नंबर पाने से क्या फायदा है? कोई फायदा मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आप इस पर है ही नहीं। आपकी बार यही सवाल आ जाएगा, क्या करोगे? और जब हम पढ़ा रहे हैं उस समय आप बकवास कर रही थी, उसको समझा रही थी इलेक्ट्रोलाइट। अगर समझाना है तो यहाँ आके समझाओ, हम भी समझें। हो सकता है तुम ही कुछ अच्छा पढ़ा दो, हमारी भी लाइफ सुधर ही जाए, है, हमें भी पढ़ाना लिखाना आ जाए, है कि नहीं? इतना बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार तुम्हारे लिए हम रिस्क नहीं ले सकते। इस बार तुम्हें सिलेक्ट होना है, इस बार हम रिस्क नहीं ले सकते। हमको 558 को 658 में कन्वर्ट कर देना है। कैसे कन्वर्ट होगा? दिल पे लगना चाहिए चोट, हमारी बातें लगनी चाहिए कि सर ने बहुत गरियाया है क्लास में और इस बार हमको सिलेक्ट हो जाना है, दिखा देना है। क्योंकि तुम्हारी हमारी हार में तुम्हारी क्या है? जीत है। हम हमेशा हारना चाहते हैं कि हमारी बातें गलत साबित हो, आप सिलेक्ट हो जाए, ठीक है? और नहीं तो हवा में तीर मारते रहोगे ऐसे,
होने वाला नहीं। एक दूसरे को तब समझाओ जब हम क्लास से बाहर हो, और जब ना समझा पाओ तो फिर मेरे पास आओ। जैसे देखो, इन्होंने फोकस किया, एनसीईआरटी की लाइन पर इन्होंने ध्यान दिया है, क्योंकि मैं कहता हूं कि जिस दिन क्लास चलनी है एनसीईआरटी चबा के आओ, एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ के आओ, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, रहस्यमयी बुक है। उसकी एक लाइन में क्या छिपा है तुम कैसे जान पाओगे? है, हम लोगों को इतना दिन पढ़ाते हुआ मुझे कभी कभी लगता है यार ये लाइन तो बड़ी अच्छी कही है जब पढ़ाते हैं तो। एक मिनट बेटा, एक फोन आ रहा है। सर सर साउंड नहीं आ रही। हाँ, भूल गए थे, सॉरी। डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, डायरेक्टली रिलेटेड है इससे। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन increases with increase of concentration। आप बात समझ पा रहे हो? यानी कहने का मतलब, अगर आप सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो उसमें जो आयंस प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे। भाई अगर अमाउंट आप ज्यादा डिजॉल्व करते हो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, तो वहां पर आयंस क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। और जब आयंस ज्यादा हो जाएंगे तो आयंस ही हमारे क्या है? चार्ज कैरियर। यानी वो पोटेंशियल को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। बात क्लियर हो रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज कैरियर अगर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी तो आपकी ऐसे बढ़ जाएगी, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि इस पर क्या होता है, यहां पर क्या इफेक्ट होता है। देखो ध्यान से, इसने कहा कि भाई चलो ठीक है, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जो आपने कहा कि कंसंट्रेशन से डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है, अगर हम उसमें लगातार इलेक्ट्रोलाइट डालते ही जाएं। देखो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, मैंने फिक्स कर दिया। हमने कहा भाई तू 100 ml ही रहेगा,
100 ml वाटर, क्लियर। उसमें मैंने क्या डाला, इलेक्ट्रोलाइट डालना शुरू किया, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। आयंस क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, Na+Cl- बढ़ते जाएंगे। और जब ये बढ़ते जाएंगे तो इसका मतलब जब इस सॉल्यूशन पे आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो इसको दूसरे एंड पर ट्रांसफर करने के लिए आयंस क्या है हमारे, एक्सेस हो गए, कंडक्टेंस वो बढ़ गया। लेकिन हमने क्या कहा, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो तो आपने 100 ही कर रखा है, लेकिन उसमें आयंस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब एक प्रॉब्लम वहां शुरू हो गई। प्रॉब्लम क्या शुरू हो गई, क्योंकि वहां पर जो पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन, जब इनके नंबर्स बढ़ेंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, बढ़ेगा। और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एक दूसरे के मूवमेंट को ये क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। जैसे Na+ कैथोड की तरफ चलना शुरू करेगा, नेगेटिव की तरफ, तब तक नेगेटिव वाला खींचेगा, कहाँ जा रहे हो, कहीं साहब ये जो चार्ज आया है, चार्ज मीन पोटेंशियल जो आया है, इसको मैं यहां से लेकर के वहां जाना चाहता हूँ। कहने रहे रुको, कहाँ जाओगे, हमारा अट्रैक्शन भी तो है। और जब निगेटिव वाला चलना चाहेगा तो पॉजिटिव वाला क्या कहेगा, कहाँ जा रहे हो। इसका मतलब जब सॉल्यूशन में प्लस और माइनस आयन के नंबर्स इंक्रीज करेंगे तो वो एक दूसरे पर दो प्रकार के इफेक्ट जनरेट करती है। एक इफेक्ट आपका होगा क्या, रिलैक्सेशन इफेक्ट, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। और ये दोनों इफेक्ट जब हम कंसीडर करते हैं तो हमें ये मालूम चल जाता है क्या, कि कंसंट्रेशन अगर बढ़ाते जा रहे हो आप इलेक्ट्रोलाइट का, तो कंडक्टेंस की तो बात कर सकते हो बढ़ेगा, लेकिन मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी बढ़ने वाली नहीं, वो तो घटे। कैसे, आयन एक दूसरे को इंटरफियर करेंगे, एक दूसरे की स्पीड को सोल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। जब वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम तो आप नहीं बढ़ा रहे हो, आयंस बढ़ रहे हैं। जैसे इसी कमरे को ले लो, इस कमरे का वॉल्यूम फिक्स है और हम लोग क्या है, चार्ज कैरियर, आयंस हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट की। पहले 1-2 इलेक्ट्रोलाइट आयन पड़े थे तो कमरा पूरा बड़ा सा था, दौड़ रहे थे बड़ी तेजी से। अभी हमने क्या किया, इसमें भरना शुरू किया। हमने कहा चल भाई तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा। और इसमें क्या हो गया, कमरे में 1000 स्टूडेंट बैठा दिए। हमने कहा पोटेंशियल लगाओ। पोटेंशियल कौन सा, कमरे के किनारे दरवाजे पर नाजा नाजा पोटेंशियल मीन्स नाजा नाजा, समझ रहे हो ना। नाजा नाजा क्या कहता है, आजा आजा। नाजा नाजा मीन्स क्या होता है, अरे भाई स्नेक वहां खड़ा है। पोटेंशियल मीन्स नाजा नाजा, स्नेक दरवाजे पे खड़ा है, कह रहा लो। अब बताओ, उसका जो उसकी वजह से जो खौफ होगा उसको आपको उस एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफर करना है, लेकिन 1000 लोग बैठे हैं, आप कर पाओगे। अब वो वहीं से फू फू कर रहा है और आप केवल ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके खौफ को तुम आगे ले ही नहीं जा पाओगे। क्यों, क्योंकि चलने के लिए स्पेस तो चाहिए यार, और अवेलेबल फ्री स्पेस है ये नहीं है। वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। और या तो क्या किया जाए, वॉल्यूम क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। और वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब आप नंबर ऑफ आयंस को क्या कर दिए, थोड़ा सा कम करते जाओ। इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर हम जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्यूशन में, अगर मैं उसके लिए वॉल्यूम बढ़ा दूं, नंबर ऑफ मोल्स वही है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रोलाइट के वही है, लेकिन मैंने वॉल्यूम क्या कर दिया, उसका बढ़ा दिया। कहीं साहब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने लीटर में डिजॉल्व है, 10 लीटर में। दूसरी तरफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने में डिजॉल्व है, 1 लीटर में। मालूम किसका ज्यादा है, 10। और 10 अगर ज्यादा है तो इसका मतलब जो 1 मोल के द्वारा जो आयन फर्निश हुए हैं वहां, उनके चलने के लिए स्थान तो है। और चलने के लिए अगर स्थान है वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से, तो वहां पर मोलर कंडक्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस तो बढ़ेगा, कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी, मोलर कंडक्टिविटी घटेगी। इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। और इसीलिए यहां पर जो फार्मूला अभी मैंने आपको लिखाया था एनसीईआरटी का, कि कापा इंटू बी,
बी क्या है, बालूम। आप एनसीईआरटी में इस फार्मूले को देख सकते हो। बालूम सॉल्यूशन का जितना ज्यादा होगा, यानी एक मोल इलेक्ट्रोलाइट को कैरी करने वाला बालूम जितना ज्यादा होगा, हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा। किस पर? सब करेगा, सब करेगा, अभी आगे बताएंगे ना, सब करेगा, हर चीज करेगा। जैसे अभी अभी बताएंगे वन हाफ फैक्टर का मतलब क्या है। अब वन हाफ फैक्टर क्यों यहां पर कंसीडर हुआ हमारा, वो सारी चीजें, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या लगा रखा है, लिमिट लगा रखा है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जितना पढ़ाना है मुझे, वो आपके एनसीईआरटी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसमें हम आरएनएस जोड़ देंगे, इसमें हम वन हाफ फैक्टर जोड़ देंगे, हम सारी चीजें ला सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। अब वहां पर हम लोग और भी तो देखेंगे, हाइड्रेशन क्या है, आयन की साइज क्या है, स्पीड उसकी कैसे है, वो सारी चीजें मैं सब कुछ अभी एक्सप्लेन करूंगा। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने का मेरा मोटिव यही होता है कि एक्सपेरिमेंटली उसको जानो। ऐसे नहीं कि वो रट्टा मान लो कि ये फार्मूला होता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ये सब कहानी नहीं। आप उसको उसको फील करो, केमिस्ट्री को फील करो। ये नहीं केमिस्ट्री को रट करके केवल न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, केमिस्ट्री की फीलिंग तो तुम्हारे अंदर आए, और जब फील करोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी नहीं गलत हो सकता, क्योंकि जो लॉजिकल क्वेश्चन होंगे अपने आप क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जैसे मैंने कुछ लिखाया इसमें, कुछ नहीं, मैंने कहा ये बढ़ेगा, ये क्या होगा, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बढ़ाने से घटेगा, ये आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने पर बढ़ेगा, ये सारी चीजें। इसीलिए हमारा ये फार्मूला आता है कि जब कंसंट्रेशन घटाओगे तो वॉल्यूम जो होगा, अवेलेबल फ्री स्पेस, वो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो आयनों में जो इंटरफियर होता है वो घटेगा, और घटेगा तो मोलर कंडक्टेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, यानी 1 मोल कंटेन करने वाला जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, वो हाई होना चाहिए, तभी आपका मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, हाई होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, घटेगा। क्लियर। अब दूसरी चीज देखो, जैसे हमने कहा वेरिएशन, तो निश्चित तौर पर मोलर कंडक्टेंस में जब हम आए तो यहां पर मुझे मिल रहा है कि भाई आयन ही तो चल रहे हैं। अगर आयन सॉल्यूशन के अंदर तेजी से दौड़े, जैसे हम ये कहें कि एक बस है जो अयोध्या से लखनऊ को जा रही है, और दूसरी बस भी है अयोध्या से लखनऊ तक जा रही है, दोनों जा रही है, किसका यात्री वहां जल्दी पहुंचेगा, यात्री मीन्स पोटेंशियल, किसका यात्री जल्दी पहुंचेगा, जिस जिस बस में कंडक्टर बस को क्या करेगा, तेजी से चलाएगा। एक ने कहा मैं 10 किलोमीटर रफ्तार से ही बस चलने दूंगा, और दूसरे ने कहा कि हम 100। बताओ कौन जल्दी पहुंचेगा, 100 वाला। इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो आयन पड़े हैं उनकी स्पीड पर भी क्या होगा, कंडक्टिविटी वगैरह डिपेंड करेगी। और अगर कंडक्टेंस स्पीड पर डिपेंड कर रहा है आयनों के, तो हमें यह देखना है कि आयन्स जो फर्निश हो रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, उनकी स्पीड कैसे डिफाइन होगी, कौन सा आयन तेजी से दौड़ेगा और कौन सा आयन धीमे धीमे चलेगा। धीमे धीमे मतलब स्लो। आप जानते हो पानी के अंदर चलना है, पानी के अंदर आप चूहे को दौड़ा दो और पानी के अंदर हाथी को दौड़ा दो, कौन तेज दौड़ेगा, हाथी या चूहा? क्यों? क्योंकि साइज क्या है, तो छोटे लोग जल्दी से दौड़ जाएंगे, और जो बड़के लोग हैं वो थोड़ा धीमे धीमे चलेंगे। तो इसका मतलब कंडक्टेंस हमारे आयनों की साइज पर भी डिपेंड कर रहा है। साइज के अकॉर्डिंग, जिस आयन का साइज पानी के अंदर छोटा होगा उसका कंडक्टेंस क्या होगा, हाई होगा, और जिस आयन की साइज बड़ी होगी उसका कंडक्टेंस क्या होगा, कम। इसका मतलब यहां पर एक छोटा सा और हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, वो क्या है उसको समझो। बिल्कुल लगेगा, मैं उसी पर चल रहा हूं, देखो समझिएगा। कंडक्टेंस
also depends upon speed of ion in solution। ठीक, और आयन जो हमारा है सॉल्यूशन के अंदर वो कैसा रहता है? सॉल्वेटेड आयन। सॉल्वेटेड यानी आयन का रिलेशन बन जाता है किससे? हमारे सॉल्वेंट से। यहां दो टर्म आप पढ़ते हो, एक होता है सॉल्वेशन और दूसरा होता है सॉल्वोलाइसिस। ठीक, सॉल्वेशन एंड सॉल्वोलाइसिस, इन दोनों में डिफरेंस कौन एक्सप्लेन करेगा? सॉल्वेशन और सॉल्वोलाइसिस में क्या अंतर है? सॉल्वो मीन सॉल्वेंट। देखो, सॉल्वेशन इसको मैं यहां से कोरिलेट करता हूं कि इफ सॉल्वेंट टेकन इज वाटर। अगर सॉल्वेंट आपने क्या लिया है? वाटर। हम लोग मैक्सिमम सॉल्यूशन कहां बनाते हैं? पानी के अंदर। खाना किसमें बनाते हो? पानी में या अल्कोहल में? काश अगर पानी के स्थान पे अल्कोहल होता तो हम लोग रोज मजा करते ना, अल्कोहल वाला चावल है, तो उसके बाद खाते और उसके बाद गाना गाते, पी ले है। लेकिन हमारे लिए ईश्वर ने क्या दिया है? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट दिया है, क्योंकि अल्कोहल के लिए आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। ईश्वर ने कहा यार तू छोड़, तुम्हें सॉल्वेंट ही तो चाहिए खाना वाना बनाने के लिए, तो सॉल्वेंट किसका यूज करो? पानी का इस्तेमाल करो। और पानी क्या होता है? हर जगह मिल जाता है। कहीं साहब पानी कहीं नहीं मिलेगा, सरजू मैया में डुबकी लगा लेंगे, पानी है पानी है। तो अगर यहां पर सॉल्वेंट आपका वाटर ले लिया जाए तो ये टर्म आपका हो जाएगा क्या इस कंडीशन में? हाइड्रेशन। क्लियर? और इस टर्म में हो जाएगा क्या? हाइड्रोलिसिस। आप समझो, यहां पर हाइड्रेशन का मतलब होता है इंटरेक्शन ऑफ वाटर molecule to any chemical species, चाहे वो आयन हो चाहे जैसा हो। और हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विथ वाटर, पानी के साथ उसका रिएक्शन हो रहा है। क्लियर? ये चीज आप ध्यान समझो। अब इसको आप एग्जाम्पलीफाई कैसे करोगे? यहां पर जैसे आपने कहा NaCl ये सॉलिड है, आपने इसको H2O में डाला, तो क्या ये आपका NaOH और HCl बना रहा है? क्या पानी का H+Cl- के साथ चला गया और पानी का OH- Na+ के साथ चला गया? बोलो नहीं। क्यों? ध्यान समझो, ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि इसके जो काउंटर पार्ट हैं वो आए कहां से, ये पहले पता करो। आपने कहा साहब, एक मिनट बेटा, देखो हमने कहा इसके जो काउंटर पार्ट हैं वो कहां से आए, जरा पता करो। तो इसके जो काउंटर पार्ट हैं वो यहां से आ रहे हैं। पहला NaOH से Na आया है और आपका HCl से H गया है। ध्यान से समझिएगा, NaOH आपका क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है ये? और HCl आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा?
HCl से H को हटा दो, जो बचेगा वही कॉन्जुगेट बेस है। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो आपका क्या होगा? अगर कोई एसिड स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? वीक होगा। क्लियर? ये तुम्हारा बेस है, स्ट्रांग बेस। तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या होगा? वीक होगा। और इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? पॉजिटिव वाला पार्ट। यानी ये क्या है महोदय? वीक है। इसका मतलब ये जो साल्टवा है इसके दोनों भाई क्या है? वीक। Na+ भी वीक है और Cl- भी वीक है। और जब Na+ और Cl- वीक है तो कोई कमजोर इंसान कभी किसी से लड़ाई कर सकता है क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि पानी में जब ये जाएंगे तो पानी का ये कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। पानी का कुछ उखाड़, कहते नहीं कि कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ये पानी का कुछ नहीं उखाड़ पाते। और पानी के अंदर कैसे पड़े रहते हैं? पानी के अंदर ये ऐसे पड़ते रहते हैं। यानी ये रिएक्शन तो नहीं हुआ लेकिन ये हो गया। एक्वस और एक्वस, इसे हम बोलते हैं क्या? इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रेशन, यानी साल्वेशन। और वाटर जो था वो आपका पोलर मॉलिक्यूल था, डाइपोल था, और हमारा ये आयन था। तो पानी, डाइपोल, Na+ आयन, दोनों के बीच जब मोहब्बत होगी तो वहां जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा माना जाएगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। यानी Na+ के चारों तरफ क्या हो जाएगा? H2O का एक केज बन जाएगा। यानी H2O उस पर क्या हो जाएगा? इंटरेक्ट हो जाएगा। रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि दोनों भाई क्या हैं? कमजोर है। और कमजोर लोगों का कोई रिएक्शन होता ही नहीं वाटर से। आप इसको कॉपी कर लो, मैडम अपन काम करो। सौरभ हंस दे, कुछ और कहना है? आकाश ऑनलाइन, और कुछ संदेश देना हो बच्चों को? मैडम को पलट के देख लो, मैडम अच्छी लग रही है। चलो जल्दी जल्दी उतारो इसको फटाफट। पंकज भाई, कुछ आप समझ पा रहे हैं? मेरी जो भावनाएं हैं आप तक पहुंच रही हैं? जब हमारी आवाज आपके दिल को कचोट दे तो समझ जाइए कि मामला सही है। अगर हम आपके दिल तक ना पहुंच पाए तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब फिर आप रट्टा मारोगे। क्या हुआ तफसीला? तफसीला खुश है कि आज तहरीर डांटी नहीं, बहुत अच्छा हुआ। ये बहुत देर से मुस्कियात है उधर से कि गजब, आज क्लास लग गई। हमारी बातों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, कृपया दिल पर न ले। साहिल को बहुत डरते थे, उसको बहुत डांटते थे, बहुत बेइज्जत भी करते थे। और दूसरे साल में निधि पाठक डांट खाई है को। उसके बाद फिर दोनों का सिलेक्शन हो गया देखो, क्योंकि इंटरेक्शन मैंने ब्रेक करा दिया था। है नहीं? इंटरेक्शन समझ रहे होंगे आप, आयन डाइपोल इंटरेक्शन था। हाँ। नहीं, अब वो जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है यार। मैंने सिलेक्शन तक ब्रेक करा दिया था और दिल पे चोट की थी। साहिल तीसरा साल होगा उसका, तीसरा तीसरा साल MBBS का। और निधि का हमें लगता दूसरा साल। पिछले बार वाले बैच में गई है वो, निधि पिछले बार वाले गई है 20, वो 19 में गए हैं साहिल भैया। हमारी बातें जब MBBS कर लेते हैं बच्चे तो याद रहता है कि सर बहुत लताड़ते थे क्लास में, है?
और जो जितना गाली सुनता है उसके सिलेक्शन ग्राफ से खुल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए पढ़ाई में हम आपकी चापलूसी नहीं कर पाते, हम कभी भी स्टूडेंट की चापलूसी करके पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि चापलूसी करना मतलब समझते हैं आप कि हम कुछ भी पढ़ा देंगे, आप कभी कुछ बोल ही नहीं पाओगे। कुछ टीचर होते हैं ऐसा पढ़ाते हैं, बच्चों की खूब तारीफ करें, तुम तो बहुत अच्छे हो पढ़ने में, खाक अच्छे हो, सवाल एक को हो नहीं करता, कहा अच्छे हो है? गजल, आवाज जा रही है? यस सर। मजा आ रहा है? यस सर। मजा आना चाहिए भाई। जब आप केमिस्ट्री को फील करने लगे, फील गुड, तो समझ जाइए कि अब केमिस्ट्री में गलत नहीं होगा। जैसे हम किसी को अगर फील करने लगते हैं दिल से, तो गलतियां कम होती हैं। जैसे मैं अपनी वाइफ को अभी तक फील नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मेरे से रोज गलतियां होती हैं, रोज मैं डांट खाता हूँ घर पे। है फीलिंग अच्छी हुई है क्यों भाई हर्ष? देखिए हर्ष फीलिंग के लिए अपना चेहरा गेटअप चेंज कर दिए थे, लेकिन ये फिर बाद में वापस में जा रहे हैं, कहीं साहब इसमें फीलिंग अच्छी नहीं आती है? है? अच्छा, मतलब डॉक्टर बना दिया था इसको पहले ही। चलो, देखिए हम लोग भी बच्चों के बीच में बच्चे बने रहते हैं। ये चीज भी समझ में आई आपको? आप ध्यान से देखो कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए ढेर सारी चीजें एनसीईआरटी में नहीं होती तो बताना पड़ता उसको। देखिए साल्वेशन और साल्वोलाइसिस समझ में आई आपको? साल्वोलाइसिस मतलब वाटर का रिएक्शन, और साल्वेशन का मतलब, हाइड्रेशन का मतलब केवल इंटरेक्शन। तो कहीं साहब Na+ ये है, तो कहीं साहब H2O हम है। ये देखो घेरा बना दी, ये देखिए H2O का घेरा बन गया, और इसके लोन पेयर की वजह से यहां पर क्या हो गया, देखो एक लेयर तुम्हारी वाटर की ये चढ़ गई, फिर कहीं साहब एक लेयर और चढ़ाई गई। अब ये आयन क्या हो गया, बाहर Na+ छोटे से थी, अब पानी के अंदर जैसे आए क्या हो गया, फूल करके, कहते हैं पानी के अंदर फूल गया, ये पानी के अंदर क्या हो गया, बड़ा हो गया। ऐसे ही Cl- क्या हो गया, बड़ा हो गया, Cl- बड़ा हो गया। यहां भी इसका H इंटरेक्ट कर जाएगा, देखिए H का इंटरेक्शन, ऐसे एक लेयर दूसरे ऐसे लेयर, यानी वाटर ने Na+ को और Cl- को अपने विसिनिटी में क्या कर दिया, घेर दिया। यानी पानी ने अपने दिल में इनको बिठा लिया, और पानी के दिल में जब ये बैठे तो अब ये Na+ और ये Cl- इनके बीच एक दूरी क्रिएट हो गई। दूरी है, लेकिन मोहब्बत अभी भी कम नहीं हुई, क्योंकि नमक जिसको नून कहते हैं, आप चाहे ओके सूखा सूखा खा लो तब वो नमकीन रहे, और पानी में घोल करके पी लो तब भी नमकीन है। क्यों? क्योंकि उसका नेचर तो बदला नहीं। Na+ ने Cl- से वादा कर रखा था क्या, कि आप चाहे जहां रहोगे, मेरे से चाहे जितनी दूरी पर रहोगे, लेकिन हम आपको हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब पानी के अंदर हमारे बीच में विलन तो आ गया है। विलन कौन? हाइड्रेटेड वाटर। वाटर ने कहा तुम्हारी आवाज यहां तक जाने नहीं दूंगा, और इनसे कहा तुम्हारी आवाज यहां तक जाने नहीं दूंगा, है ही नहीं, विलन है। लेकिन फिर भी वो वहां से गाना गा रहे हैं कि रहो कहीं भी, रहे कहीं भी है, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। इसका मतलब मोहब्बत तो कायम ही है Na+ और Cl- के बीच, बस ये अलग बात है कि अब इनके बीच में दूरियां और ये हाइड्रेट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि पानी के अंदर आयन जाने पर आयन की साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और जब आयन की साइज बड़ी हो जाएगी तो पानी में जब आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे एक एंड पर, दूसरे एंड पर जाने के लिए ले कौन जाएगा, आयन ही तो ले जाएगा, लेकिन ये गिरफ्त में है। अब क्या होगा, नाजा नाजा यहां है और ये पानी के अंदर डूबा है, नाजा नाजा की फुंकार इन तक पहुंच ही नहीं रही है। और अगर ये साइज छोटी होती इनकी तो क्या होता, ये दौड़ पड़ते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके द्वारा जो आयन वाटर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, उस आयन की अगर मैं साइज को कंपेयर कर लूं
तो निश्चित तौर पर मैं उनकी स्पीड को भी कंपेयर कर सकता हूं। जैसे हमने कहा कि एक चीज पहले यहां पर आप लिख लो, क्या, जो हाइड्रेशन होता है, या आप कह लो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली रिलेटेड किससे, बल्कि इनवर्सली किससे, साइज ऑफ आयन इन गैसियस फेज, गैसियस फेज में जो आयन बड़ा होगा उसका हाइड्रेशन क्या होगा, कम होगा, और जो आयन छोटा होगा उसका हाइड्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर हाइड्रेशन ज्यादा हुआ तो वाटर के अंदर उसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। हाइड्रेशन ज्यादा मतलब पानी का घेरा ज्यादा उस पर आया। तो इसका मतलब अगर मैं बात ये करता हूं, क्वेश्चन विच विल स्मॉलर इन साइज, पहला है एलाई प्लस एक्वस, एक्वस लगा रहे, जान लो हाइड्रेटेड, Na प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस, Cs प्लस एक्वस। आपका अब आंसर आपको निकालना है। पहले क्या देखेंगे आप कि गैसियस फेज में इनके आयनों की साइज क्या है। तो आपने पीटी में पढ़ रखा है, पीरियोडिक टेबल में, क्या, लीना की रब से फरियाद, इसको हटा दो फ्रेंसियम को। टॉप टू बॉटम जब चलते थे आप तो साइज क्या होती थी, बढ़ती थी। और जब साइज बढ़ेगी तो टॉप टू बॉटम अगर एटम की साइज बढ़ रही है तो आयन की भी साइज इसके क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब अगर वो गैसियस आयन होता, समझिएगा, अगर ये गैसियस आयन होते, यहां एक्वस ना लगा होता, तो सबसे बड़ा कौन होता, Cs प्लस। और मैंने अभी बताया कि गैसियस फेज में जिस आयन की साइज बड़ी होगी उसका हाइड्रेशन क्या होगा, कम होगा। और हाइड्रेशन कम होगा तो हाइड्रेटेड आयन की साइज क्या होगी, छोटी हो जाएगी। भाई पनिया जब चढ़ता है तभी तो साइजिया बढ़ती है। तो मैंने कहा बाहर हवा में जो आयन बड़ा होगा पानी के अंदर वो छोटा होगा, इसका मतलब उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब ये आयन सबसे छोटा होगा। उलट गया, गैसियस फेज में Cs प्लस सबसे बड़ा, पानी के अंदर Cs प्लस सबसे छोटा। अब बताओ सबसे छोटा तेज दौड़ेगा कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा। तो अगर मैं बात करूं कि कंडक्टेंस इनकी वजह से किसमें ज्यादा आएगा, यानी मोर कंडक्टिव आयन, ये कंडक्टेंस ज्यादा दिखाएगा। क्लियर। तो आप देखो हाइड्रेशन भी इंटरफियर कर दिया यहां पर कि आप किस मीडियम में इन इलेक्ट्रोलाइट को ऑब्जर्व कर रहे हो। बात इतनी समझ में आई। तो इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि विच आयन विल बी मोर कंडक्टिव, और एक्वस लगा है, देख के जान लेंगे। मान लीजिए गैसियस लगा होता तो आप देखते गैसियस आयन जो बड़े होंगे उसका कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे गैसियस आयन बड़ा गैसियस फेज में तो पानी जाएगा छोटा, उल्टा हो गया। ठीक है, तो कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा, Cs प्लस का। समुद्र में कौन है, सी वाटर में कौन है, NaCl। देखो LiCl, ये अभी भी हमारी उसी उसमें खोई है। तो इतनी बात समझ में आ गई भाई यहां तक। अब हम चलते हैं वेरिएशन पर फिर आते। मैंने कहा स्पीड भी मायने रखेगी। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी जब हम डिसाइड करते हैं
तो वहां सॉल्यूशन में पड़े हुए आयन की साइज, आयन की स्पीड, ये सब कुछ क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी। वो आयन जो पानी के अंदर छोटा होगा उसकी वजह से कंडक्टेंस क्या होगा, हाई होगा। वो आयन जो पानी के अंदर बड़ा होगा उसकी वजह से कंडक्टेंस क्या होगा, कम। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस मिल जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझते हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है तो चार्ज वेरी कर जाएगा। भाई चार्ज वेरी कर जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि Na+ और Mg++, आपने कहा साहब इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, आपने कहा साहब इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अंतर है दोनों में। क्या अंतर है, इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज बड़ी है। क्यों, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, नंबर इसके ज्यादा है। और जब पॉजिटिव चार्ज का नंबर ज्यादा होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में तो साइज क्या हो जाती है, तो ये भैया बाहर छोट है, अंदर जाके क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे। इसका मतलब पानी के अंदर कंडक्टेंस किसकी वजह से ज्यादा होगा, क्योंकि ये छोटा रहेगा। और सॉरी, ये छोटा है बाहर ना, तो अंदर बड़ा हो जाएगा, इसकी वजह से कम होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, यानी NaCl सॉल्यूशन, MgCl2 सॉल्यूशन, किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, NaCl का। क्यों, क्योंकि इसमें जो केटायन है वो जब हाइड्रेटेड फॉर्म में आएगा तो उसकी साइज छोटी रहेगी। और MgCl2 के सॉल्यूशन में जब Mg++ हाइड्रेटेड फॉर्म में आएगा तो उसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। और साइज जब बड़ी होगी तो दौड़ने की स्पीड क्या होगी, कम होगी। साइज जब छोटी होगी दौड़ने की स्पीड क्या होगी। बस यही कंडक्टेंस और कहानी है इसकी, बाकी कुछ और है नहीं। अब इस पर एक और कंसेप्ट आया, वो आया था आर्हीनियस का कंसेप्ट। यानी जब कंडक्टिविटी की बात आई या कंडक्टेंस की, तो उस पर आर्हीनियस साहब ने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट अपने पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। इन्होंने कहा साहब वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से भी करंट क्या हो सकती है, पास हो सकती है, क्योंकि वो भी कुछ हद तक आयन प्रोड्यूस करता है, उससे भी करंट पास होगी। और वहीं पर एक कंसेप्ट इसमें दिया गया आयनिक इक्विलिब्रियम में, आर्हीनियस कंसेप्ट। वो क्या, कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, यानी जब पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए तो वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है। और जब डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे आप तो वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, तो उसका कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बढ़ता जाता है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करने लगता है। तो उस पर एक क्वेश्चन आया कि साहब चलो वीक वाला तो तुम्हारा मान लेते हैं डाइल्यूशन के साथ, स्ट्रांग के बारे में आपका क्या ख्याल है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स 100% एट ऑल डाइल्यूशन, सारे डाइल्यूशन पर वो 100% डिसोसिएट होता है। तो इसके लिए क्या बोलोगे, डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो कहें साहब बढ़ेगा इसका भी। तो इसने कहा भैया ये तो, लेकिन आपका क्या है, ये तो 100% शुरुओं में डिसोसिएट था और 100% बाद में भी रहेगा, जबकि आप कह रहे हो कि डिसोसिएशन बढ़ता है डाइल्यूशन पर। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का तो ऑलरेडी डिसोसिएशन 100% है, तो यहां पर आप बता रहे हो डाइल्यूशन बढ़ाने पर बढ़ेगा, दोनों के लिए कह रहे हो। तो आर्हीनियस महोदय वहां पर उसको एक्सप्लेन करने में सफल नहीं हो पाए। तब उसको एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया किसने, डिवाई हकेल और आंसैगर। इन्होंने न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको एक्सप्लेन किया, जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस था, मोलर कंडक्टेंस था, वो डाइल्यूशन पर कैसे वेरी करता है उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था, यानी डिवाई हकेल। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई आपको। अब मैं थोड़ा सा लिखता हूं, आगे आप कंटिन्यू करें। देखो
यहां पर हम बात करेंगे लेमडा नॉट एम। लेमडा नॉट एम क्या है? ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कैसे डिफाइन करोगे? आप कह सकते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी, या आप कह सकते हो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी पानी खूब हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इससे ज्यादा वो वैल्यू नहीं हो सकती, यानी किसी भी आयनिक सॉल्यूशन का मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस जो होता है वो लेमडा नॉट एम की वैल्यू, यानी ये इसका क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसको आप और आगे बढ़ा नहीं सकते, यानी ये अपने मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच गई। तो यहां पर देखो क्या, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट, एनी weak electrolyte behaves as a strong electrolyte at infinite dilution. And the relation of the relation hold good। एक रिलेशन यहां पर इन्होंने एक्सप्लेन किया वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्या? अल्फा इक्वल्स टू लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम। अब अल्फा आप क्या जानते हो? अल्फा क्या है? टीओआई। टीओआई क्या है? डिग्रीज ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अभी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है? According to Arrhenius concept, any weak electrolyte behaves as a strong electrolyte at infinite dilution। यानी पानी अगर बहुत ज्यादा हो तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। एंड द रिलेशन होल्ड्स गुड, होल्ड्स गुड क्या? अल्फा इक्वल टू दिस। और यहां पर देखो, आप ये कंसेप्ट सीखे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए ए बी टाइप का, और ये आपका ए प्लस और बी माइनस बनाता है। मैंने कहा एट टी इक्वल टू 0 पर, मैंने कहा ये आपका क्या है? अगर मान लो सी, सी नॉट कंसंट्रेशन इसका था, सी नॉट क्या है? एट टी इक्वल टू 0 पर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन, तो उस समय ये क्या होगा? 0 0। फिर मैंने कहा कि एट एट टी, यहां पर अल्फा डिसोसिएट हो रहा है। अल्फा क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड आउट पर मोल, एक मोल से कितना डिसोसिएट होता है। तो हमने कह दिया कि सपोज करो कि 1 मोल से अल्फा डिसोसिएट होता है, तो हमने कहा 1 माइनस अल्फा, तो यहां सी मोल से कितना डिसोसिएट होगा?
सी नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा। अब देखो यहां पर क्या बनेगा, जो यहां से डिसोसिएट होगा वही, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, सी नॉट माइनस सी नॉट अल्फा लिख सकते हो। तो यही चीज तो आपका इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो ये चीज आपका क्या बन जाएगा, टी पर सी नॉट, बोलो अल्फा, और ये भी क्या होगा सी नॉट अल्फा। आप इसको क्या कर दीजिए, मालूम से डिवीजन करो, क्या बन गया इसका, आपका जो है एक्टिव वो बन गया, लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दो, देखो यहां पर क्या मिलता है हमारा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, देखो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा के आई, आयनाइजेशन कांस्टेंट, वो आपका क्या होगा ए प्लस बी माइनस अपान क्या, किस पर, एट टाइम टी, जब इक्विलिब्रिया आई, तो के आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपने कहा सी नॉट अल्फा बाई बी, सी नॉट अल्फा बाई बी अपान सी नॉट 1 माइनस अल्फा बाई बी। बोलो एनी डाउट, अभी देखो फटाफट फार्मूले हमारे आ जाएंगे सब। तो यहां से देखो क्या हो गया, के आई इक्वल्स टू, आपने कहा साहब सी नॉट स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अपान क्या हो गया सी नॉट, और ये 1 माइनस अल्फा बाई क्या बी, बी को ऊपर भेजोगे तो ये इसकी पावर क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और यहां से सी नॉट से ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर, बोलो यार कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब के आई तुम्हें क्या मिल गया, सी नॉट इंटू अल्फा स्क्वायर अपान क्या 1 माइनस अल्फा इंटू क्या वी हो गया, देखिए इतना आ गया। अब यहां ध्यान से समझो, सी नॉट क्या है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका क्या था वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अल्फा कहीं पर हम लोगों ने निकाला क्या, अल्फा कहीं निकाला है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दिस, इसका मतलब यहां पर जो के आई का फॉर्मूला अब बनेगा हमारा, वो क्या हो जाएगा सी नॉट इंटू क्या लेमडा एम बाई क्या लेमडा नॉट एम अपान क्या करोगे आप, क्या करोगे 1 माइनस अल्फा इंटू पी, तो यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा एम अपान लेमडा नॉट एम इंटू क्या पी। इसको और फाइनल सॉल्व करके जहां भी जाना हो आप जा सकते, क्लियर। तो आपका मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डायल्यूशन पर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का बताएगा, और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर भी बताएगा, पर्टिकुलर डायल्यूशन पर इनिशियल कंसंट्रेशन बता देगा, तो हमारे इसका के आई निकलवा लेगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन भी आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलता है, एनी डाउट, फिर समझा दे। देखो ये एक्सप्रेशन हमने लिया है आयनिक इक्विलिब्रिया से, आर्हेनियस ने बताया था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सॉल्यूशन में इक्विलिब्रिया रिप्रेजेंट करता है, तो हमने कहा ये 100% नहीं टूट रहा है, इसके 1 मोल से केवल अल्फा टूट कर रहा है बस, तो हमने कहा इनिशियल कंसंट्रेशन अगर इसका सी नॉट रहा हो, सी नॉट, तो सी एक से अगर अल्फा निकलेगा तो सी नॉट मोल से कितना हटेगा, सी नॉट इंटू 1 माइनस, मैंने अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने कहा कि जो अल्फा है वही इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो अल्फा के साथ क्या आया है सी नॉट अल्फा, तो मैंने इसको सी नॉट अल्फा सी नॉट अल्फा, फिर मैंने कहा ये तो मोल है, आपको इसको किस में ले जाना मोलरिटी के टर्म में, तो हमने कहा सॉल्यूशन के वॉल्यूम से क्या कर दो आप डिवीजन करो, बी से डिवीजन कर दिया, बी से डिवीजन कर दिया, बी से डिवीजन कर दिया, और उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया, के आई इक्वल्स टू इनका जो एक्टिविटी है उसका मल्टीप्लीकेशन अपन इसका, तो इसकी वैल्यू मैंने यहां रख दिया,
फिर मैंने कहा कि ये आपका ऐसा हो गया। फिर मैंने कहा भैया दिस बाई बी जो था, बी से बी की पावर क्या हो गई, अल्फा मैंने कहां से पुट कर दिया, हमें एक्सप्रेशन ये क्लियर। टी नॉट क्या है, इनिशियल इनिशियल मोल, इनिशियल मोल आपके किसके, पीक इलेक्ट्रोलाइट, कहां, हाँ इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पर जा सकते हो। अब जैसे ये चीज तो एक्सप्लेन हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो यहाँ प्रॉब्लम किसकी आई, वही फिर से स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो अल्फा क्या होता है 100%, आप क्या करेंगे, आप अल्फा क्या है 100%, इसका मतलब उसका लेमडा एम और लेमडा नॉट एम क्या है, बराबर है। भाई अल्फा 1 इसका मतलब क्या, लेमडा नॉट एम और लेमडा एम दोनों बराबर है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इस पर वेरिएशन कैसे देखेंगे हम इसका, तो इसी पर हम लोग पढ़ेंगे डिबाई हैकेल। किस दिन पढ़ेंगे, कल। डिबाई हैकेल थ्योरी खत्म करेंगे कल, बस जल्दी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद फिर मैं आपको कोलोराउस लॉ कल क्लियर कराऊंगा, और हो सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस भी हमारी शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद टॉपिक खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद बैटरी है, बैटरी का आपके पास नोट्स होगा, नहीं होगा तो उसमें मेन चीज क्या होती है वो हम आपको पढ़ा देंगे। कोरोजन बैटरी, बस खत्म आपका टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। चलो भाई मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए